दोस्तों वेलकम बैक। अभी मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 3 कंपनी का रिजल्ट आ चुका है और इसके साथ मेरे ख्याल से और कुछ बचा नहीं है। ऑलमोस्ट सारे कंपनी का रिजल्ट सारे कंपनी का रिजल्ट आ चुका है और जो लास्ट 3 कंपनी बची हुई थी उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं रिजल्ट कैसा हुआ इसके बारे में बात नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा, बट मेन बात करूँगा कि एज ए इन्वेस्टर आपको डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करना है और ऐसा सही डिसीजन मेकिंग करेंगे तभी आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रोथ की तरफ रहेगा और आपका पोर्टफोलियो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ऑफ कोर्स आपका थोड़ा मार्केट पे भी डिपेंड करता है, अगर पूरा मार्केट ही खराब है तो आपका पोर्टफोलियो उतना नहीं बढ़ेगा, बट बाकी लोगों की तरह उतना गिरेगा भी नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका किंग्स इंफ्रा बोल की कंपनी है जो श्रिम्प्स बेचती है, एक्सपोर्ट करती है। उस कंपनी के ऊपर मतलब एक प्रॉब्लम ये हुआ कि पहले कंपनी लगभग 60-70% से ग्रो कर रही थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में उनका जो मेन एमडी एंड सीईओ है उनका डेथ हो गया। तो उनका डेथ होने के बाद जो नए एमडी सीईओ हैं उनके मेरे ख्याल से चाचा भतीजा कोई है, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कमान संभाला और उन्होंने जो अपना मतलब अपडेट दिया, जो Q4 में जो बताया वो काफ़ी अच्छा खासा अपडेट दिया। वो लोग कुछ नया नया सिस्टम लेके आ रहे थे जिसके वजह से इनका जो बिजनेस है और स्ट्रीमलाइन हो जाने वाला था और इनकम इनका अच्छा खासा ग्रो करना चाहिए था। बट इस क्वार्टर में क्या हुआ है, इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 9-10% से गिर चुका है। Q1Q तो गिरा ही है, साथ में YoY बेसिस से भी गिरा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ये इम्पैक्ट समझ में नहीं आया क्यों हुआ, तो इसलिए मैंने इसमें, और ये लोग कंपनी क्या है कॉन कॉल भी करती नहीं है, बहुत कभी कभार करती है, तो कॉन कॉल में मुझे डिटेल मिलेगा, बट मैं ऐसा नेगेटिव रेवेन्यू वाला कंपनी में फिलहाल इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि और भी ऐसे बहुत सारी कंपनी है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो लगभग 30-40-50-60% से ग्रो कर रहा है, 70% से भी ग्रो कर रहा है। तो मेरे पास कैपिटल तो अनलिमिटेड है नहीं, मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा कैपिटल डालना है उस कंपनी में। तो जो कंपनी खराब कर रही है उसमें से निकाल के मैं दूसरी में डालता हूँ, सबसे सिंपल बात तो ये है। तो जैसे ही किंग्स इंफ्रा ने अपना रिजल्ट दिया, मैंने डिसाइड किया कि सुबह खुलते ही जो भी हो 10% गिरे 3% गिरे उसको बेच के निकालूंगा। तो मेरे बेचते बेचते लगभग वो 10% फॉल कर चुका था। बट किंग्स इंफ्रा क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है तो मेरा एलोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं था उसमें, लगभग 1.8% या 2% के आसपास होगा। तो मुझे जो किंग्स इंफ्रा में जो लॉस हुआ वो नेग्लिजिबल लॉस था, हालांकि टोटल मेरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे मुझे लगभग 30% का लॉस था। बट क्योंकि मेरा एलोकेशन 1.8 या 2% है तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर कुछ खास असर पड़ा ही नहीं। तो मैंने उसको पूरा बेच के निकाला और उसके बदले में मेरे पोर्टफोलियो में दूसरी कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्रीज बोल के, उसने रिजल्ट काफ़ी अच्छा किया है, लगभग 40% से ग्रो किया है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रो किया है और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है कि हम आगे जाके और अच्छा बेटर करते जाएंगे, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, सब कुछ ठीक होगा। तो उसके वजह से क्या था, इस कंपनी का रिजल्ट मतलब आज के दिन में मनोरमा ने लगभग 13% तक का जम दिखाया और एवरेज मानेंगे तो 10% पे भी चल रहा है। तो मनोरमा मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 3% एलोकेटेड था और किंग्स इंफ्रा बहुत कम था। तो जो किंग्स इंफ्रा में लॉस हुआ उससे ज़्यादा आज मुझे मनोरमा ने प्रॉफिट निकाल के दे दिया। तो आपको इस तरीके से सोचना है। अब वो जो मैंने क्या बोलते हैं ये किंग्स इंफ्रा जो स्टॉक मैंने बेचा उसके बदले मैंने क्या खरीदा, जो दूसरे स्टॉक्स हैं, तो मैं आपको नाम तो उनका नहीं बताऊंगा, बट आपको अगर मेरे वीडियोस को पहले से देख रहे हो आपको पता है जो कौन से मेरे स्टॉक में से पोर्टफोलियो है, मतलब स्टॉक्स है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें मैंने कुछ एलोकेशन बढ़ाया। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पिकाडिली एग्रो। तो पिकाडिली एग्रो आपका क्या है, मेनली आपका ये पहले शुगर वाली कंपनी थी, शुगर मैन्युफैक्चर करती थी, एथनॉल बनाती थी, लेकिन अब ये एंटर कर चुकी है आपका एल्कोहल बनाने में, बेवरेजेस बनाने में। तो इनका मेन जो 3 ब्रांड है, कश्मीरा बोल के है, विस्कर्स बोल के, और एक इनका क्या बोलते हैं ये इंद्री बोल के। तो इंद्री इनका बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और इसमें जो मार्जिन है वो हाईएस्ट मार्जिन है, मेरे ख्याल से इंडिया में सिंगल मॉल्ट वाला नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। अब देखिए मैं उतना दारू पीता नहीं हूँ, बट मुझे मोटा मोटा समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो इंद्री इनका जो एक प्रोडक्ट है वो एकदम नंबर 1 बन चुका है इंडिया में और उसमें इनका मार्जिन हाईएस्ट होता है। बट इंद्री वाला जो प्रोडक्ट है उसको ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब कंपनी ने खुद ही बोला है कि हम लोग अगर हर साल 20% से ग्रो कर पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा नंबर होगा। नेक्स्ट इनका जो कश्मीरा और एक विस्कर्स बोल के है, उनमें ग्रोथ डिजिट अच्छा सकता है, ट्रिपल डिजिट में आ सकता है, मतलब 100% से ग्रो कर सकता है। जो इनका विस्कर्स और जो दूसरा एक कश्मीरा नाम का जो ब्रांड है वो हर साल दुगना हो सकता है, मतलब मान लीजिए 1-2 साल तक, क्योंकि बेस बहुत कम है। लेकिन उसमें क्या है, उनका एबिटा मार्जिन काफ़ी कम होता है, मतलब कंपेयर टू इंद्री। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग अपना मार्जिन को धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। हालांकि इंद्री में आपका क्या है, क्या बोलते हैं, मार्जिन ज़्यादा है और विस्कर्स में कम है। विस्कर्स का सेल ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू इंद्री, बट फिर भी उनका नेट जो मार्जिन है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि इनका एक और बिजनेस है शुगर का बिजनेस। तो शुगर का बिजनेस ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सबसे मार्जिन कम होता है और बहुत वर्टाइल भी होता है। तो वो लोग शुगर के बिजनेस को कम करते जा रहे हैं और इनका जो प्रीमियम अल्कोहल है, अल्कोहल बेवरेज वाला, उस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो अभी अगर मैं FY26 का देखूं तो इनका अल्कोहल का जो बिजनेस है वो लगभग 44% पहुंच चुका है और बाकी जो है उनका अभी भी शुगर वाला बिजनेस चल रहा है और साथ में इनका इथेनॉल का बिजनेस भी है। बट इथेनॉल का बिजनेस ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इनका जो बाकी जो प्रोडक्ट है अल्कोहल वाला वो उस तरीके से स्केल नहीं किया।
तो अब देखिए इथेनॉल का प्रोडक्शन तो हो रहा है इनके पास अच्छा खासा, अगर वो अल्कोहल में कन्वर्ट फिलहाल नहीं हो रहा है तो वो लोग इथेनॉल को बेच दे रहे हैं, ठीक है। आगे जाके जिस तरीके से इनका अल्कोहल का बिजनेस बढ़ेगा, इथेनॉल वाला बिजनेस भी कम होते जाएगा। तो इस कंपनी का मेन फोकस किस में होने वाला है आगे आने वाले 3-4 सालों में, इनका होने वाला है ओनली अल्कोहल बेवरेजेस में। तो इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट जो है, फ्यूचर का जो ग्रोथ देख के मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट इसमें बहुत कुछ अभी होना बाकी है। ये लोग अभी और क्या करने वाले हैं, इनका जो शुगर का जो बिजनेस है ये लोग इसको डीमर्ज करेंगे, जिसके लिए इन लोग ने मतलब जो फाइल करना पड़ता है पेपर पर वो कर दिया है, बट इसको होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो इस कंपनी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस कंपनी को ज़्यादा ग्रो करने से खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो मुझे भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है, मुझे इस कंपनी का प्रॉस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें भर भर के पैसा डालूँ वैसा सिचुएशन नहीं आया है। जब कुछ क्लैरिटी मिलेगा, मान लीजिए इसमें आपका जो शुगर बिजनेस डीमर्ज हो जाए, उसके बाद हमको बहुत भयंकर ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो मैंने रिजल्ट के बाद क्या किया है, इसमें से ना ही स्टॉक को बेचा है ना ही खरीदा है, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट था उसमें जो ग्रोथ रेट निकल के आया है वो 18% का था, जो कि पिछले ग्रोथ से कम है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स है जो काफ़ी हाई ग्रोथ वाले कंपनीज में लगाते हैं वो लोग बेच के निकल गए और इसमें लगभग 12% का फॉल देखने के लिए मिला। बट मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना होता है। तो 1-2 क्वार्टर में ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मैं इसमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा कि मैं नया पैसा ऐड कर दूँ। मैं जितना पे था उतना पे होल्ड कर रहा हूँ, और पिकाडिली मेरे ख्याल से मेरे पोर्टफोलियो का ज़्यादा नहीं है, फिलहाल 2.6% ही है। तो अभी भी मेरे 5% के एलोकेशन से आधा परसेंटेज पर है। तो आगे जाए कंपनी खराब करती है तो आराम से बेच के निकल सकता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। और कंपनी अगर अच्छा करती है तो मैं एलोकेशन बढ़ा सकता हूँ। तो इस पोजीशन पे मैं रुका हुआ हूँ। अब यहाँ पे देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, जब किस कंपनी का उनका लॉस होता है तो वो लोग बेचने से बहुत डरते हैं। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ये माइंड सेट आपको चेंज करना है कि आपको जो भी कंपनी खराब कर रहा है उसके पीछे नहीं पड़ जाना कि मैं इसी कंपनी से रिकवर करूँगा। उस कंपनी को बेच के निकालो और उसके बदले में जो बाकी कंपनीज है उनमें पैसा डालो, वो बहुत अच्छा खासा ग्रो करता है। अब जैसे मैंने कल तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ दिन पहले ही मैंने स्काई गोल्ड ऐड किया। जब मैंने पहली बार स्काई गोल्ड को ऐड किया था तो उसका प्राइस लगभग 330 के आसपास था। अब मेरा जो बाइंग प्राइस है स्काई गोल्ड लगभग 790 पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी मैंने उसको वहाँ पे ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि वो कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग यहाँ से भी अपने रेवेन्यू को, जो हम लोग का FY27 में 8,000 करोड़ होने वाला है, FY30 तक बढ़ के वो 19,000 करोड़ तक हो जाएगा। यानी अगले 3 सालों में कंपनी अपने रेवेन्यू को लगभग 3 गुना के आसपास कर लेगी। तो जब कंपनी खुद बोल रही है कि हम रेवेन्यू को 3 गुना कर सकते हैं, और आपने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, क्योंकि मैं 300 से होल्ड कर रहा हूँ और मैंने देखा है कंपनी किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है, तो ये आपने अगर देखा है तो हमारा एक्स्ट्रा पैसा इस कंपनी की तरफ जाना चाहिए। और स्काई गोल्ड में एक्चुअली मेरा जो एलोकेशन था पहले वो काफ़ी अच्छा खासा था, बट मोदी जी का जो अनाउंसमेंट आया उसकी वजह से मैंने थोड़ा बहुत ज्वेलरी स्टॉक में बेचा, बट वो मैंने गलती कर दिया था। इसलिए मैंने फिर से इस कंपनी में अपना जो नया पैसा है उसको ऐड किया है, 790 भी ऐड किया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी का प्राइस बढ़ भी रहा है तो वहाँ से भी कंपनी और डबल ट्रिपल भी हो सकता है, डिपेंड नहीं करता है कि कंपनी का बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है। इसलिए लोग बहुत बार फंसते हैं कि जैसे अभी एथर का मान लीजिए, एथर आपका मैंने लगभग 500, 600, 700 से खरीद रहा हूँ और मैंने 1200 पे भी खरीदा हुआ है। आज एथर का दाम मेरे ख्याल से 1500 कुछ चल रहा है। तो बहुत लोग ये गलती कर देंगे कि 1500 का प्राइस देख के बोलेंगे दाम बहुत बढ़ चुका है, अब मैं गिरने का वेट कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि जो एथर एनर्जी जो कंपनी है वो अपने स्कूटीज़ को, अपने जो ईवी निकाल रही है, वो यहाँ से भी डबल ट्रिपल कर सकता है। तो इसका प्राइस गिरने का वेट करना बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी अच्छा करके दिखाती है जैसा बोल रही है, तो ये 1500 का 3000 भी हो सकता है। बट ये अभी मुझे नहीं पता ना, मैं ऐसा बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे बस ट्रैक करते रहना है कि कंपनी जो बोल रही है वैसा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर कल को कंपनी वैसा नहीं कर पाती है तो मेरा यहाँ पे क्या काम होगा एज ए इन्वेस्टर, कि मैं उस पैसे को निकालूं और अगेन दूसरे कंपनी में डालूं जो अच्छा कर रही है। लेकिन देखिए ये जो प्रोसेस जो बता रहा हूँ, ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 20-30 अच्छे कंपनीज का लिस्ट होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने किसी में डाल दिया। तो जब तक आपके पास अच्छे कंपनी नहीं है, 20-30 कंपनी नहीं है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं अगर बेच भी देता हूँ तो करूँगा क्या। ये प्रॉब्लम मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा होता था। जैसे एशियन पेंट में लगा के रखा था मैंने, रिलायंस में डाल दिया था, HDFC बैंक में डाल दिया था। तो वहाँ पे जब भी कुछ परफॉर्मेंस मुझे नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो मैं सोचता हूँ कि बेच दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर मैं इसको बेच ही दूंगा तो नेक्स्ट किस में डालूँ, क्योंकि उतना पढ़ता था ही नहीं, मैं सिर्फ चार्ट देख लेता था और उतना ही मेरा रिसर्च था। लेकिन अब मैं काफ़ी मुझे क्लैरिटी मिल चुका है, तो अब मैं जितनी भी कंपनीज को पढ़ता हूँ, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में मैंने पैसा डाला भी नहीं है तो उसको पढ़ के वॉच लिस्ट में डाल दिया हुआ है। अब वहाँ मैं वेट करता हूँ कि कोई कंपनी अगर मेरे जो करंट पोर्टफोलियो में है अगर वो खराब परफॉर्मेंस दिखाती है तो वहाँ से निकाल के वॉच लिस्ट वाले कंपनी में डालता हूँ। तो इस तरीके से अगर प्रोसेस करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन की तरफ ही रहेगा। रेड बहुत कम टाइम पे होगा, जब पूरा मार्केट ही गिरा होगा तब रेड होगा, और वो भी आपका बाकी लोगों से कम होगा। अभी देखिए बहुत लोगों का देख रहा हूँ, मैं बात करते रहता हूँ व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम में, बहुत लोग से बात करता हूँ,
तो ज़्यादातर लोग का पोर्टफोलियो अभी भी 0.1% अप है, किसी का 5% अप है, किसी का 3% अप है, जबकि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो लगभग 40% अप है। मतलब मैं खुद भी सोच के सरप्राइज होता हूँ कि इतना अच्छा मैं कैसे परफॉर्म कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है प्रोसेस के ऊपर, कंपनी को स्टडी करने के ऊपर। और स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1-2 कंपनी को लेकर स्टार्ट कीजिए, और अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो भी आप स्टॉक मार्केट का फ़ायदा ले सकते हैं, बट डायरेक्टली स्टॉक में डालना आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। उसके लिए आपको जाना चाहिए म्यूचुअल फंड के रास्ते से, क्योंकि आप अपना काम पे फोकस कीजिए और इधर में म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपको अच्छा खासा परफॉर्म करता रहेगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है, इंडिया में अगर आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है तो मेरे ख्याल से आपको मिड कैप फंड में लगाना चाहिए, क्योंकि जो मिड कैप कंपनीज है उनमें ग्रोथ करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो शफलिंग करना होता है, जो कंपनी खराब कर रहा है उसको निकालना होता है, वो भी आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वो इंडेक्स अपने आप ये प्रोसेस फॉलो करती है। तो ये स्ट्रेटेजी से आप चल सकते हैं। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में आज पैसा नहीं लगा रहे हैं वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के साथ मतलब अलाइन नहीं हो रहे, आप उसको छोड़ के निकल रहे हैं। जबकि इंडिया को ग्रो करने में आपका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप जो भी काम करते हो, जो भी पैसा खर्च करते हो, जो भी सामान खरीदते हो, उन सब की वजह से इन सारी कंपनीज को प्रॉफिट होता है। तो अगर आप उस प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बन रहे हो तो यहाँ आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। तो ये था बस मैंने मोटा मोटा कंपनीज के बारे में बताया। अब कॉन्कॉल पढ़ लूँगा तो मनोरमा और क्या बोलते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बट ये वीडियो बस मैंने ओवरऑल बताया कि किस तरीके से एक इन्वेस्टर को डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे कंपनीज को बेच देना है कि निकल जाना है। एक और एग्जांपल है जीना सीखो का। अब पिछले 2-3 क्वार्टर पहले जीना सीखो के ऊपर बहुत भयंकर बुलिश था। मुझे लग रहा था कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बट पिछले क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा सा खराब रिजल्ट किया। उस टाइम पे मैंने नया उसमें कुछ ऐड नहीं किया, बट उसमें मैंने बेचा भी नहीं। इस क्वार्टर में कंपनी ने अगेन ग्रोथ अच्छा खासा दिखाया है, बट पिछले जैसा ग्रोथ दिखा रही थी उस टाइप का ग्रोथ दिखा नहीं पाई। तो मैंने इस क्वार्टर में क्या किया, बहुत अच्छा खासा चंक निकाल दिया है, क्योंकि जीना सीखो मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 5% पहुंच गया था। तो उसको निकाल के मैंने अभी सिर्फ कितना रखा है, ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। 1.2% मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अब अगेन ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी Q2 में, तब मैं वापस इसमें एंट्री कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो भी कंपनी में आप एक बार देख रहे हो तो उसके पीछे पूरा मतलब अंधों की तरह फॉलो मत करो, या किसी कंपनी को फुल्ली हेट मत करो। उसको ट्रैक करते रहो, जहाँ कंपनी में चेंजेस दिखेगा आपको उस तरीके से डिसीजन लेके उसमें एंट्री करना पड़ेगा। तो अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और आपको डिसीजन क्विक लेना पड़ेगा। तो यही था मेरा वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी पुराने स्टॉक्स में लगे हुए हैं और जिनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक में डाल देने से पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, बट जब तक बनेगा जब तक आप हमेशा सही कंपनी में रहोगे। अगर गलत कंपनी में फंस गए तो आपका एक तो टाइम भी जाएगा, साथ में आपका कैपिटल भी चला जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ जहाँ पे एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा।